और इस वक्त हमारे साथ जो एक खास मेहमान मौजूद हैं वो किसी एक तरीके से उसके मोहताज नहीं है, लेकिन एक बार फिर से आप बता दें कोटा प्रभाकर रेड्डी जी हमारे साथ हैं, रुकने पार्लियामान है मेडक तेलंगाना से। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जिस तरीके से हम बात आज कर रहे हैं ज्वेल्स ऑफ इंडिया की, और ज्वेल्स ऑफ इंडिया के अंदर आज तेलंगाना चैप्टर को लेकर अगर हम बात करें तो तेलंगाना को लेकर यह कहा जाता है कि अपोजिशन जितना मजबूत होगा उतने ही जमहूरी निजाम मजबूत होगा, और ये पूरे मुल्क के लिए भी कहा जाता है। एज एन अपोजिशन आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, खासतौर पर तेलंगाना के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज भले ही वक्त थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में आपका क्या एक रोड मैप है कांग्रेस पार्टी को लेकर? थैंक यू। माफ कीजिएगा, टीआरएस को लेकर। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है आज मंच पे हमारा बुलाया है। नया ये चैनल जी सलाम के मैनेजमेंट को, फिर हमारा साथ में है सो पॉलिटिशियंस को और पत्रकारों को, सबको सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना में हमारा मुख्यमंत्री जी केसीआर ने माइनॉरिटीज के लिए कई देशों में, कौन सा देश में भी, कौन सा राज्यों के अंदर भी इतना बड़ा काम नहीं किया। सिर्फ तेलंगाना सरकार ने, केसीआर साहब ने किया माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा। पहले तो इतना मुश्किल था, कोई माइनॉरिटी बच्चों के लिए ना औरत भी हो दो, मर्द भी हो दो, गर्ल्स का बॉयज के लिए। हमारा इलाका में पहले हम स्टार्ट किया था, तो अभी 500 बच्चों से स्टार्ट करके आज 6000 बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बना है। और इसका अलावा वो बच्चों के लिए भी फिर 10th के बाद स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे ट्रेनिंग करवा के उसको जॉब के लिए भी बहुत रिकमेंड करा है। इसके अलावा 10th पास हुए सो जो भी मुसलमान बच्चों के लिए, ये बाहर जाने के लिए, ये ग्लोबल के लिए, कोई अच्छा इंजीनियर भी हो दो, कोई डॉक्टर भी हो दो, कोई डिप्लोमा करने के लिए कई अलग अलग जगह पे वर्ल्ड वाइड। फिर इसी के लिए भी सिर्फ तेलंगाना सरकार ने किया, सबको मदद करके 6 लाख से लेके 12 लाख तक, 15 लाख तक भी सपोर्ट किया बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर पढ़ के यहाँ आने के लिए भी, आने के बाद भी उनको फिर कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से जॉब दिलाने के लिए भी हमारा सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री जी केसीआर ने बहुत सारे कुछ किया सो है। अगले भी हमारा रोड मैप भी यही है, हर जगह पे एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करने का है। गरीब बच्चों के लिए, ये अनपढ़ बच्चों के लिए, ये खेड़े-गांव में काम करने के लिए, खेती बोड़ी में काम करने के माइनॉरिटीज को लिए। फिर कोई सरकार ने कोई राज्य में भी इतना लंबा काम नहीं किया। हमारा सरकार ने, टीआरएस के सरकार ने बहुत कुछ करे। अगले भी करने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हम आपका सजेशन लेके जो माइनॉरिटी में भी अपना लोगों के लिए उनको क्या चाहिए वो हिसाब से हम काम करके चले जा रहे। आपका सपोर्ट भी हमारे को बहुत सारे कुछ मिले सो है। हम डेफिनेटली तेलंगाना सरकार ने ये चैनल के थ्रू कुछ भी कहीं भी जो भी तकलीफ हुआ, हम आगे काम करने के लिए भी हम रेडी है। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा सा नाम को लेकर कंफ्यूज हो गया था, तो मैं एक बार आप सभी से माजरत चाहूंगा, क्योंकि कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि जो काफी सिमिलर होते हैं। तो एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं, कोटा प्रभाकर रेड्डी जी का, रुकने पार्लियामान है मेडक सीट से। और सबसे अहम बात यह है कि आपका जो स्वभाव है बहुत बहुत शांत है, मिलनसार है। मैंने जो अब तक आपको ऑब्जर्व किया इतनी देर में, 2014 के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, बम्पर जीत हासिल की थी और सबको आपने हिला कर रख दिया था। 2019 का इलेक्शन हुआ, अब 2024 का इलेक्शन नजदीक है, लेकिन उससे पहले 2023 का आपको सेमीफाइनल मुकाबला भी खेलना है। क्या सेमीफाइनल कहीं भी नहीं रहते सब? हमारा गवर्नमेंट के लिए हमारा सरकार, हम काम करके चले जाते हैं। फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल नहीं है। हम तो पब्लिक हमारे साथ में है, आम जनता हमारा साथ में है। हमारा सियासत में कभी भी हम आम जनता के लिए हमारा
पॉलिसी हुई है, वो पॉलिसी का हिसाब से हम काम करते चलते, अगले भी चुनाव में भी हमें लड़ने का 100% हमारा को कॉन्फिडेंट है। ठीक। पूरा अभी 82 सीट्स असेंबली में हम जीत गया, फिर उससे ज्यादा जीतने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 19 से कम हम जीतने का सवाल ही नहीं है। 100% हम वो काम कर रहे हैं। हमारे को काम के लिए हमारे को उसके लिए भी रिजल्ट भी आएगा। और प्रभाकर साहब, जिस तरीके से बाई इलेक्शन 2014 में जो आपने वोट परसेंटेज हासिल किया, 3,61,000 से ज्यादा वोट आपने जो है हासिल किए, ये आपने उन लोगों के लिए, अपोजिशन के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया कि उनका मुकाबला किसके साथ है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि 2023 असेंबली इलेक्शन है, 2024 जो है आम इंतखाबात है। ऐसे में टीआरएस की क्या भूमिका रहने वाली है और क्या ऐसे मौजूदा इश्यूज हैं जिनको लेकर आप आवाम के बीच में जाएंगे, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से आपको इसी वोट शेयर के साथ वोट मिलने वाला है? नहीं, हमारा इलाका जो है ये अपोजिशन का पार्टी का तो हम बात ही नहीं कर सकते। हमारे को कोई अपोजिशन का तेलंगाना में तो कोई हाइच नहीं अभी तक, अगले भी आने का भी चांस नहीं है। हम जो काम कर रहे आज तक, अभी अगले वाला जो अपोजिशन वाला भी आगे खेल में अगर आए तो भी मैं ये काम करता हूं बोल के पब्लिक आम जनता के लिए बोलने का कोई किसी का पास जवाब नहीं है। अगर कोई भी चुनाव में आते मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं ये करे तो हमारे को वोट डालो, मैं खेतों के लिए, मैं फार्मर्स के लिए भी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ करने का जवाब दिया तो कुछ उसके लिए बात करे तो वोट देने वाला है। मगर यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी है, अभी अपोजिशन पार्टी वाला बात करने के लिए, वो लोग डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ भी चांस नहीं है। जो भी करने का अपना सरकार ही करे, हम ही करे। इसी का वजह से हमारे को कोई अपोजिशन वाला कोई उंगली उठा के बताने वाला तो नहीं है आज तक। अगर कल 24 और 23 में भी असेंबली आने वाला है, 24 में पार्लियामेंट का भी चुनाव है, उसी में भी हमारे को 100% हमारे को डेवलपमेंट को देख के आगे बढ़ाने के लिए हमारा आम जनता के साथ है। डेफिनेटली हमारे को वो मौका मिलेगा। प्रभाकर रेड्डी जी, क्योंकि 2024 का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 5 रियासतों के अंदर चुनाव हुए हैं। हालांकि वो हिंदी बेल्ट थी, यहाँ पर जो है ये तेलंगाना बेल्ट है। 2022 के अंदर जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नतीजे आए हैं, पंजाब का नतीजा आया है, गोवा का, मणिपुर का नतीजा आया है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी काफी गदगद है। लेकिन हाल ही के अंदर हमने देखा है कि अब जब 2024 का चुनाव होगा उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर ली गई है। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि उससे पहले जब आप 2023 के अंदर असेंबली के इलेक्शन में जाएंगे, आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे, क्या 2023 का इलेक्शन पहले कराने की कोशिश की जाएगी या फिर जो केसीआर सरकार है वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी? नहीं, डेफिनेटली पहले जाने के तो नहीं है। हमारे 5 साल के लिए मौका दिया, वो 5 साल का हिसाब से हम जब 5 साल खत्म होता जब भी इलेक्शन का होने वाला है, हम उसी हिसाब से हम काम करके आगे जा रहे हैं। प्रभाकर साहब, मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगी। 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब रियासत के अंदर टीआरएस ने 11 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी और बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन हुए तो टीआरएस ने 9 सीटें हासिल की और बीजेपी 1 से 4 पर पहुंच गई। 5 रियासतों में अभी मौजूदा वक्त में इंतखाब हुए हैं, 4 रियासतों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? उसी भी थोड़ा सा, जब इलेक्शन 2014 में असेंबली पार्लियामेंट एक ही टाइम में इलेक्शन हुआ था, फिर बाद में सेकंड 2019 में जो इलेक्शन हुआ, असेंबली का अलग हो गया और पार्लियामेंट का भी अलग हो गया। उस वजह से उस टाइम में भी जो भी बीजेपी वाला वो जीत के अभी ज्यादा वोटों में नहीं जीते, 2000, 1500, 3000 वैसे वही हिसाब से जीते। सो है 4 सीट है, सो वो तो सब बराबर है। उस टाइम में कुछ मोदी का हवा थे पूरा देश में, मोदी का हवा का वजह से भी एक बार हम केसीआर साहब को वोट डाल के हम पे सरकार में सीट में बिठा दिया। फिर मोदी का हवा चल रहा, कांग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको दिख रहा है एक ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का मोदी का हवा तो थे। उसीलिए थोड़ा बहुत यूथ वगैरह वो लोग बीजेपी को वोट डाल के वो हमारा 3 सीट ज्यादा जीतने के लिए वो मौका मिले थे।
प्रभाकर रेड्डी जी, क्योंकि 2024 की जब बात की जाती है तो उसके अंदर एक अपोजिशन का चेहरा होना बहुत जरूरी है। जब अगर चुनाव होते हैं तो एक तरफ अगर मोदी सरकार है ये या फिर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी चेहरा है, अपोजिशन का चेहरा आप किसे देखते हैं, खासतौर पर जब तब की एक तरफ सीएम केसीआर है, एक तरफ ममता बनर्जी है, एक तरफ केजरीवाल है। समझा नहीं आपका बात को मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अपोजिशन के अंदर अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो अपोजिशन का चेहरा कौन बन सकता है? क्या सब लोगों पे, सब पार्टियों के अंदर इत्तेफाक राय बनेगी कि बीजेपी को हराने के लिए कि एक पूरा महाज तैयार किया जाए? बीजेपी की तो यहाँ पे अपना तेलंगाना में तो वो मौका नहीं मिलेगा ना। बीजेपी तो कैसा भी यहाँ पे हमारा पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी का वोट डालने वाला, टीआरएस को वोट डालने वाला, कांग्रेस को वोट डालने वाला, वो आज का डेवलपमेंट का मुकाबले वो रिजल्ट देने वाला है। प्रभाकर साहब, थर्ड फ्रंट की बेसिकली बात मैं करना चाहूंगी। अभी हाल फिलहाल में आपने रिसेंटली देखा होगा जो इंसिडेंट पॉलिटिक्स के अंदर नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो तीसरा महाज अगर बनता है तो वो उसकी क़यादत करेगी, लेकिन बॉम्बे के अंदर नहीं मैडम, देश के अंदर जो बीजेपी वाला जो काम कर रहा है अभी देश के लिए, देश का इज्जत के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा, उसी में जनता को मैच नहीं हो रहा। तुम कौन सा स्टेट में भी जाओ, 28 स्टेट्स के अंदर हर जगह पे जो बीजेपी सरकार भी कई स्टेटों में है, कांग्रेस का सरकार भी कई स्टेटों में है, रीजनल पार्टी से भी कई स्टेटों में है। कोई स्टेट के अंदर अगर बीजेपी का सरकार का स्टेट भी ले लो, पब्लिक को, गवर्नमेंट को बहुत सारा वो एक्सपेक्टेशन का अलग है। अभी वो सरकार का जो काम कर रहा है वो अलग कर रहे, मगर इसके वजह से ज्यादा गैप है। वो सरकार जो पहले जो इलेक्शन का टाइम में बहुत सारे कुछ बोले, हम काला धन लाने वाला है, अभी फार्मर्स के लिए डबल इनकम बनाने वाला है, हमारा बीजेपी सरकार डबल इंजन वाला है, और कई बातें करे। फिर ये ब्लैक मनी वालों को पूरा ले लेके वापस देके हर अकाउंट्स में 12,000 रुपए, 12 लाख रुपए जो भी हिसाब से मैं अकाउंट्स में पैसे डालने के लिए, ऐसा बहुत सारे प्रॉमिस करके गवर्नमेंट में आए हुए। फिर ये सरकार ने वो उल्टा पलटा काम कर रहा। अभी जो भी है, कोई स्टेट के अंदर कोई उसका अपोजिशन में बात करने वालों के ऊपर केस डलाना, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ करके हर स्टेट में यही तरीके से स्टेट गवर्नमेंट वालों को बहुत सारे मुश्किल उठाने के लिए काम कर रहा। तेलंगाना के अंदर आजकल चल रहा वो प्याड़ी का मसले में भी हर स्टेट में सबसे ज्यादा तेलंगाना में, स्टेट में पहले तेलंगाना इतना बैकवर्ड था। अभी हमारा गवर्नमेंट तेलंगाना हासिल होने के बाद इतना कालेश्वरम प्रोजेक्ट, और कालेश्वरम से जो गोदावरी से पानी आके कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए सो है, 3 साल के अंदर बनाए। तो यहाँ पे फार्मर्स का डबल ट्रिबल, पहले 5 एकड़ जमीन में खेती बोड़ी करने वाला आज वही फार्मर बाकी का जो भी है वो कल्टीवेशन, पहले पानी का ना आने से वजह से पूरा खाली रहते थे, वो जमीन को भी अभी पूरा कल्टीवेशन करके 5 एकड़ में जमीन में काम करने वाला आज 15 एकड़ 20 एकड़ में भी खेती बोड़ी काम करके उन्होंने दान देने के लिए रेडी है। हम पानी दे रहे, फ्री करंट दे रहे और सीड्स दे रहे, हर कुछ दलित अपना रैतु बंधु बोल के हर एकड़ को 5,000 रुपए हर 6 महीने को एक बार दे के साल को 10,000 रुपए का गवर्नमेंट का तरफ से एक फार्मर को 1 एकड़ को दे रहे। ये पूरा होने के बाद फार्मर्स का इनकम बढ़ गया। यहाँ का खेती बोड़ी का ज्यादा से ज्यादा 90, पहले तो 20-25% खेती बोड़ी करने वाला 80%, 70% भी अभी खेती बोड़ी का कीमत उसका बढ़ गया, उसका रेट अभी बढ़ गया। हम इतना आने के बाद, ये दान आने के बाद इसको खरीदने का गवर्नमेंट का काम है। फिर अभी केंद्र सरकार ने ये कहा हम नहीं खरीदते, ये खरीदने में हमारे को नुकसान हो रहा। हम बोल रहे हमारा सरकार से तरफ से ये खेती बोड़ी वालों को पब्लिक के लिए ये एफसीआई का तो कंपलसरी एक 4-5 साल के लिए जनता के लिए तो ये दान जो भी
फीडिंग करने के लिए तो स्पेयर में रखने का गवर्नमेंट का फर्ज है। और इसी मुद्दे को लेकर आप सड़कों पे भी उतरे थे, आपने प्रदर्शन मुजाहिरा भी किया था। आपको क्या लगता है जो 3 कानून ज़राई जो कानून आए थे 3 कानून अब वो रद्द हो चुके हैं, आपको लगता है कि अगर वो इम्प्लीमेंट होते या उनके ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा? कौन सा ना होने से? जो 3 कृषि कानून आए थे जो अब रद्द हो गए हैं। वो कृषि कानून तो पंजाब में हरियाणा में जो भी है वो लोग धरना करे, 6 महीने 7 महीने रोड के ऊपर धरना करे तो उसको तो वापस ले लिया। हम भी क्या बोल रहे हैं अभी तेलंगाना फार्मर्स का भी सबसे ज्यादा 28 स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा फार्मर्स अपना पैडी बनाने वाला पहले पंजाब था, हरियाणा था। उसको भी अपना ज्यादा वो लोगों से ज्यादा भी अपना तेलंगाना में ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो भी इतना प्रोजेक्ट सारा उसका वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। ये प्रोडक्शन होने के बाद ये प्रोडक्शन खरीदने का, उसको फार्मर को बचाने का, उनको पालने का, सब कुछ करने का फार्मर्स को फायदा करने के लिए सरकार का, केंद्र सरकार का तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने केंद्र सरकार की बात की है, मरकजी हुकूमत की बात की जा रही है, क्योंकि 2014 और 2019 मोदी सरकार रिपीट होती है, एक तरीके से आती है। अब 2024 का जब इलेक्शन है तो क्या पिछले 2014 से लेकर और अब तक केसीआर हुकूमत को उनसे कुछ ताउन मिला है? क्या आपने उनकी तरफ से आपको कोई एक तरीके से बताया गया है कि हम आपको ये चीज दे रहे हैं? क्या आपके साथ में जितनी भी जो सेंट्रल की स्कीम है वो यहाँ पर नाफिज हो पाती है पूरी तरीके से? नहीं, आपका बात तो बराबर नहीं समझा मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम स्कीमें चलाई जा रही है, क्या वो सब स्कीम जितनी भी योजनाएं हैं क्या वो तेलंगाना में भी आपकी तरफ से की जा रही है? नई स्कीम्स जो भी है तेलंगाना गवर्नमेंट आने का बाद, तेलंगाना में अपना के टीआरएस पार्टी आने का बाद इतना अच्छा स्कीम्स हम जो बनाया, कौन सा स्टेट में भी इतना अच्छा स्कीम्स कहीं भी नहीं है। हम जो तेलंगाना में शादी मुबारक का स्कीम निकाले, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक, हर घर में गरीब घर में अगर शादी हुए तो 1,01,016 रुपए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से गरीब लोगों के लिए हम उसको शादी का टाइम में हम मदद करते। ये स्कीम जो हमारा तेलंगाना में पहली बार हम जो हमारा स्टेट में लगाने के बाद यही स्कीम कॉपी मार के फिर बीजेपी वाला और कई राष्ट्रों में भी यही स्कीम हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार ने भी किया। इसका वजह से हम हम वोंटरी महिला बोलते, जो महिला रहता उनको कोई लेडी को कोई सपोर्ट नहीं रहता, वो विडो रहता, उनका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं रहता, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा लोगों के लिए भी हम लोग पेंशन दे रहे हर महीने में। तो ये स्कीम भी भारत में कोई राज्य में कोई स्टेट के अंदर ऐसा स्कीम कहीं भी नहीं है। हेल्थ के लिए हर महीने कोई जो भी ज्यादा पेशेंट मतलब उसके लिए फाइलेरिया पेशेंट आता, उसको बोलते बोधाकालु बोलते, इतना मोटा है, मोटा पैर रहता है, उसके लिए भी हमारा सरकार ने हर महीने उसके लिए भी पेंशन दे रहे। ये जो भी है हम तेलंगाना में जो जितना भी स्कीम्स है बच्चों के लिए पढ़ाई में और हेल्थ के अंदर सीएम रिलीफ फंड में, ये रैतु बंधु, रैतु बीमा, ऐसा स्कीमों में कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। इतना स्कीम्स जो हम लगाए, ये स्कीम्स का वजह से ये केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे कुछ स्कीम्स है, नहीं बोल के नहीं, मगर वो इंप्लीमेंटेशन का बराबर नहीं हो रहा। और जिस जगह पे वो लैंड होने का जो स्कीम्स है उसी में भी करप्शन है, उसको बराबर कौन सा राज्य के अंदर किसी को क्या तकलीफ है, कौन सा स्कीम लगाए तो वहां पे पब्लिक सहूलत होता। यानी आप कह रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत की स्कीम है केसीआर स्कीम वो ज्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत की मोदी सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया। और केसीआर सरकार के बारे में जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे भी चाहते हैं हम वही मिलता है, अब हमको मिल जाता है, कब कैसे पता चलता नहीं हमको। हजारों आरज़ू थी ऐसी जो हो रही पूरी, हजारों आरज़ू थी ऐसी जो हो रही पूरी, हमेशा की तरह केसीआर सुनते हैं अब हमको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।